नमस्कार साथियों। स्वयं की इस पोर्टल में मैं मनीषा नरियाल, सहायक प्राध्यापक शिक्षा शास्त्र, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अनुदेशनात्मक रणनीतियों की कि अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ क्या हैं। तो इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे कि अनुदेशन क्या है, रणनीतियाँ क्या हैं, अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ क्या हैं, अनुदेशनात्मक रणनीतियों के मुख्य तत्व क्या होते हैं, अनुदेशनात्मक रणनीतियों का क्या महत्व है, अनुदेशनात्मक रणनीतियों की विशेषताएं और अनुदेशनात्मक रणनीतियों को चयन करते समय एक शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कक्षा शिक्षण से पूर्व, कक्षा अंतःक्रिया के समय और कक्षा अंतःक्रिया के पश्चात। फिर हम जानेंगे कि अनुदेशनात्मक रणनीतियों के क्या लाभ हैं और अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। पहले हम बात करेंगे अनुदेशन। अनुदेशन शब्द का अर्थ होता है किसी को निर्देश देना या मार्गदर्शन करना। अनुदेशन आमतौर पर किसी कार्य, प्रक्रिया या उद्देश्य के संबंध में दिशा निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अनुदेशन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या समूह को ज्ञान, कौशल या व्यवहार सिखाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों के समूह को किसी पाठ्य वस्तुओं की जानकारी देने के लिए या प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए उनमें शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। यह एक शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा संचालित होता है और वह अनुदेशन हेतु विभिन्न तरीकों का, विधियों का, प्रविधियों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे व्याख्यान, व्यावहारिक गतिविधियाँ, चर्चाएं या असाइनमेंट। फिर हम बात करेंगे रणनीति। रणनीति होती है एक सुविचारित योजना या तरीका जो सफलता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कक्षा शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए जिससे कि अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास हो सके, एक प्रभावी शिक्षण रणनीति की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करेंगे अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ। जिस प्रकार युद्ध में जाने से पूर्व एक सैनिक जो है वो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि उसे किन युद्ध कौशलों का अभ्यास करना है, किस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को साथ लेकर जाना है और किस तरफ से शत्रु पर वार करना है ताकि रण में उसकी जीत निश्चित हो सके, उसी प्रकार एक शिक्षक को उचित अनुदेशनात्मक रणनीतियों के साथ कक्षा में जाना होता है, कक्षा में प्रवेश करना होता है ताकि वो जो रणनीतियाँ हैं उसके द्वारा जो अधिगम कौशल हैं, अधिकतम जो उसके अधिगम उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। फिर हम बात करेंगे कि जो अनुदेशनात्मक रणनीति है उसके मुख्य तत्व क्या क्या हैं। अनुदेशनात्मक रणनीति के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। रणनीति के उद्देश्य स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए। अर्थात शिक्षक जब किसी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आज कक्षा में जाने के बाद किन किन विद्यार्थी किन किन कौशलों को अपने अंदर विकसित कर सकेंगे, किन किन बातों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और किस तरह की विश्लेषणात्मक शक्तियों का विद्यार्थियों में विकास हो पाएगा। इसलिए जो रणनीति है उसके उद्देश्य स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए। दूसरी बात, रणनीतियों का विश्लेषण विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जब कोई शिक्षक किसी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि किस आयु स्तर के विद्यार्थियों को वह पढ़ाने जा रहा है, किस कक्षा स्तर के विद्यार्थियों को वह पढ़ाने जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसे अपनी अनुदेशनात्मक रणनीतियों के अंतर्गत आने वाली विधियों का चयन करना होगा। फिर बात करते हैं कि अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ समयबद्ध होनी चाहिए ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो समय सीमा है वो निर्धारित होनी चाहिए कि निश्चित समय में अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अर्थात जो हमारा पाठ्यक्रम है
रणनीतियाँ उसके अकॉर्डिंग ही चयन करनी चाहिए, ताकि पाठ्यक्रम जो है वो अपने नियत समय में पूर्ण हो जाना चाहिए। रणनीतियाँ जो है उसमें विभिन्न शिक्षण विधियाँ और रणनीतियाँ, तकनीकियाँ शामिल होनी चाहिए। रणनीतियों में समय समय पर मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि शिक्षक को यह पता चल सके कि विद्यार्थियों का जो उसने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए इसमें समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। रणनीतियाँ इस प्रकार चयनित की जानी चाहिए कि विद्यार्थी जो है अपनी प्रगति का मूल्यांकन स्वयं कर सकें, यानी स्वमूल्यांकन वाली बात भी रणनीतियों में होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों में जो है विश्लेषणात्मक शक्ति जागृत हो सके। रणनीतियों में सहयोग की भावना और सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए। तो हमें एक शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व इस तरह की रणनीतियों का चयन करना चाहिए कि वो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना और सामाजिक गुणों का विकास कर सके। जैसे उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड जो है वो एक अच्छा तरीका हो सकता है कि उसमें सामाजिक भावना का विकास हो सके या सहयोग की भावना का विकास हो सके। समूह भागीदारी की भी बात हम कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को एक समूह में रखकर प्रोजेक्ट दिया जाए तो भी उससे सहयोग की भावना का विकास हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों के निरंतर निदान और उपचार हेतु रणनीति में भी निरंतर मूल्यांकन और सुधार होना चाहिए। कि एक शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर वह अपनी रणनीतियों को वो कक्षा शिक्षण के उपरांत जो है ये मूल्यांकन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता रहे, ताकि उसे पता चले कि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो गई है और आगे उसे अपनी रणनीतियों में किस प्रकार चयन करना है। फिर हम बात करेंगे कि अनुदेशनात्मक रणनीतियों के क्या महत्व। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की सफलता हेतु अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता की दर को बढ़ाने में सहायक होती हैं। स्पष्टता और दिशा, ये रणनीतियाँ स्पष्टता और दिशा प्रदान करती हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। एक शिक्षक के लिए रणनीतियों का होना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो अपने उद्देश्यों से भटक न जाए। जो अधिगम उद्देश्य लेकर वो कक्षा में गया है, उन अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक उचित शिक्षण रणनीतियों का चयन कर लेना चाहिए। फिर अनुदेशनात्मक रणनीतियों की विशेषताएं। स्पष्ट और संक्षिप्त सामग्री होनी चाहिए। जो अनुदेशनात्मक रणनीतियां हैं उनकी सामग्री स्पष्ट, संक्षिप्त और विद्यार्थियों के समझने योग्य होनी चाहिए। दूसरा, विशिष्ट उद्देश्य, कि जो अनुदेशनात्मक रणनीतियां हैं उनके उद्देश्य विशिष्ट होने चाहिए, जो कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। फिर हम बात करते हैं कि इसकी मुख्य विशेषता है कि छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। कि अनुदेशनात्मक रणनीतियों का चयन करते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और उनकी रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही एक शिक्षक को उचित अनुदेशनात्मक रणनीतियों का चयन करना चाहिए। विविध और रोचक गतिविधियाँ। अनुदेशनात्मक रणनीतियों में विविध और रोचक गतिविधियाँ होती हैं जो विद्यार्थियों को विषय वस्तु के प्रति आकर्षित कर सकें। अगर कक्षा में शिक्षक रोचक गतिविधियाँ कराता है तो जो विद्यार्थी है उसके सीखने की दर जो है वो बढ़ जाती है। विद्यार्थी स्वयं करके ज़्यादा सीखते हैं और स्वयं करके सीखा हुआ ज्ञान जो होता है वो उनके लिए अधिक स्थायी हो जाता है। फिर है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। अनुदेशनात्मक रणनीतियों में मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के विभिन्न तरीके होने चाहिए जो विद्यार्थियों की प्रगति को मापने में सहायक हो सके, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही ये पता चलेगा कि जो अधिगम उद्देश्य शिक्षक ने निर्धारित किए थे कक्षा में जाने से पूर्व, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। तो वो मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। जैसे प्रश्नोत्तर से भी कर सकते हैं, बच्चों को गृह कार्य देकर भी कर सकते हैं, और कोई प्रोजेक्ट कार्य देकर भी मूल्यांकन किया जा सकता है।
फिर है तकनीकी एकीकरण। अनुदेशनात्मक रणनीतियों में तकनीकी एकीकरण होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी आधुनिक साधनों से परिचित हो सके। तकनीकी को भी यूज किया जाना चाहिए। सहयोग और चर्चा। जो अनुदेशनात्मक रणनीतियां हैं उनमें सहयोग और चर्चा के अवसर होने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को समूह में रहने का अवसर मिल सके और विद्यार्थी समूह में रहकर अपने अंदर सामाजिक गुणों का विकास कर सकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें और एक दूसरे का सहयोग कर सकें। फिर हम बात करते हैं कि अनुदेशनात्मक रणनीतियों को चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न दिशा निर्देश देते हैं, ताकि अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, और इसके लिए उन्हें शिक्षण अनुदेशन के लिए विभिन्न रणनीतियों का चयन करना होता है। एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो बालक की रुचियों को, उनकी अभिवृत्तियों को और उनके कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षण रणनीतियों का, अनुदेशनात्मक रणनीतियों का चयन करे, ताकि विषय वस्तु जो है वो विद्यार्थियों के लिए बोधगम्य हो सके, बच्चे उसे अच्छी प्रकार से समझ सके और विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता जागृत हो, उनकी विश्लेषणात्मक शक्ति का विकास हो और अधिगम उद्देश्य जो कि निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति हो सके। विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम की गई पाठ्यवस्तु है वो उनके लिए स्थायी हो सके। तो इस प्रकार अनुदेशनात्मक रणनीतियों को चयन करते समय इन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा में जाने से पूर्व एक शिक्षक को विषय वस्तु से संबंधित शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए, यानी कि जो भी पाठ्यवस्तु शिक्षक आज कक्षा में पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए, ताकि भटकाव दूर हो सके। दूसरी बात है कि जो भी शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग पाठ योजना का निर्माण कर लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए कि जो भी उसने शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन शिक्षण उद्देश्यों के अकॉर्डिंग पाठ योजना निर्धारित की जानी चाहिए। और फिर जो पाठ योजना है उनमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सहायक सामग्री का चयन कर लेना चाहिए। विधियां हैं, प्रविधियां हैं, शिक्षण युक्तियां हैं, उन सब का चयन कर लेना चाहिए, ताकि जो विषय वस्तु लेकर और जिन अधिगम उद्देश्यों को लेकर शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने जा रहा है उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। ये तो बात थी कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब है कक्षा अंतःक्रिया के समय ध्यान रखने योग्य बातें, कि कक्षा अंतःक्रिया के समय एक शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जो कक्षा अंतःक्रिया वाला फेज़ है वो ऐसा फेज़ है कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी में आमने सामने आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया होती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जो कक्षा अंतःक्रिया के पूर्व वाली अवस्था है उसमें तो क्या है कि एक शिक्षक पहले कक्षा में आने से पहले तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी जब वो विद्यार्थियों के आगे मुखातिब हो रहा है तो उस समय किन किन बातों को उसे ध्यान में रखना है, उसे ये उनके स्तर भी ध्यान में रखना है, अनुशासन भी बनाए रखना है और अपनी विषय वस्तु को भी, अपने कंटेंट को भी उनके सामने प्रस्तुत करना है। तो इस प्रक्रिया में विद्यार्थी और शिक्षक आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। एक शिक्षक के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण चरण है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान में रखना है और कक्षा में सकारात्मक वातावरण को बनाते हुए और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते हुए बेहतर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना है। अब ये समय है कि जो कक्षा में आने से पहले शिक्षक ने जिन विधियों प्रविधियों का चयन किया था, जिन शिक्षण युक्तियों का उसने चयन किया था, अब उनका उसको यहाँ पर प्रयोग करना है। शिक्षक ने जिन शिक्षण सहायक सामग्रियों का चयन किया था उनका उचित उपयोग करने का ये समय है।
अब उसे इस बात का ध्यान रखना है कि शिक्षण सहायक सामग्री जिस समय प्रयोग में लानी है उसी समय उसका प्रदर्शन होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं कि विज्ञान का एक शिक्षक है, उसे आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ाना है। आज आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझाने के लिए शिक्षक जो बीकर लेकर आए हैं, पानी लेकर आए हैं, लकड़ी का गुटका लेकर आए हैं, इत्यादि जो भी शिक्षण सहायक सामग्री लेकर आए हैं, अगर वो कक्षा में आते ही अपनी टेबल पर विद्यार्थियों के सम्मुख उन सब शिक्षण सहायक सामग्रियों को रख देंगे तो हो सकता है कि विद्यार्थी उन वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाएं और उन्हीं की ओर देखते रहें, और जब प्रयोग करना है उससे पहले जो शिक्षक ने जो निर्देश दिए थे विद्यार्थियों का ध्यान उनकी तरफ न जाए, उनका वो कंटेंट जो है वो मिस हो जाए, तो क्या होगा कि जिस समय शिक्षक प्रयोग करके दिखा रहे हैं विद्यार्थी उस प्रयोग को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चयन उसी समय शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग जिस समय करना है वो छात्रों के सम्मुख उसी समय आनी चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना है कि शिक्षक को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना पड़े तो भी उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे गणित के एक शिक्षक को ने कक्षा में आने से पूर्व सोचा था कि वो निगमन विधि से ये बता देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब लेकिन अगर वो कक्षा में गए और जाकर विद्यार्थियों की समझ में ये बात नहीं आ पा रही है तो उन्हें यहाँ पर तुरंत ही अपनी शिक्षण विधियों में चयन करना पड़ेगा और उन्हें क्या करना होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी से कहेंगे कि अलग अलग साइज के ट्रायंगल्स बनाइए और इनके जो है अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब विद्यार्थी ने अलग अलग माप के अलग अलग ट्रायंगल्स बनाए और उनके अंतःकोणों का योग लिख करके दिया, 180 डिग्री आया, तो अब ये विधि आगमन हो गई। जबकि कक्षा में आने से पूर्व शिक्षक ने निगमन विधि का चयन किया था और कक्षा अंतःक्रिया के दौरान शिक्षक को अपनी विधि में चयन करना पड़ गया, में परिवर्तन करना पड़ गया और जो उनकी विधि है वो निगमन से आगमन विधि हो गई। तो इसलिए एक शिक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उसे कक्षा अंतःक्रिया के समय अपनी शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन करना पड़ सकता है। फिर बात करते हैं कि कक्षा शिक्षण के पश्चात, कक्षा अंतःक्रिया के पश्चात एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना है। कक्षा अंतःक्रिया के पश्चात शिक्षक द्वारा यह मूल्यांकन किया जाता है कि वांछित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं हुई है। शिक्षक प्रश्न पूछ कर सकते हैं, प्रयोग का रिपीटेशन करवा कर पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से जो भी शिक्षक ने उद्देश्य निर्धारित किए थे कक्षा में आने से पहले, अब ये कक्षा से जाने के बाद, कक्षा अंतःक्रिया के पश्चात ये समय है कि वो ये देखे कि जो भी शिक्षण उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हुई है अथवा नहीं। और यदि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो एक शिक्षक को अपनी अनुदेशनात्मक रणनीतियों में किस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए कि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। फिर है अनुदेशनात्मक रणनीतियों के लाभ। अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ विद्यार्थी की प्रगति में सहायक होती हैं। अनुदेशनात्मक रणनीतियों का प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को और अधिक रुचिकर, प्रेरणादायक और प्रभावशाली बना सकते हैं। अनुदेशनात्मक रणनीति के प्रयोग से कक्षा अंतःक्रिया के समय विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि होती है, जिससे वे सक्रिय होकर सीखते हैं और अधिगम अधिक स्थायी और सकारात्मक होता है। अनुदेशनात्मक रणनीतियों के उचित उपयोग से विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है ताकि सीखे हुए ज्ञान का वे व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग कर सकें। फिर हम कह सकते हैं कि अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ विद्यार्थियों की प्रगति में सुधार करती हैं तथा पाठ्यवस्तु के प्रति रुचि पैदा करती हैं। अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनमें सामाजिकता की भावना का विकास करती हैं। ह्यूरिस्टिक जैसी जो विधियां हैं उनका अगर कक्षा शिक्षण में प्रयोग किया जाए तो
विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड में विद्यार्थी को क्या करना है, समस्या का समाधान करना है। परियोजना विधि के प्रयोग से विद्यार्थी समूह में रहने और एक दूसरे की भावनाओं को ग्रहण करने में सक्षम हो सकते हैं। व्याख्यान विधि विद्यार्थियों में एकाग्रचित होकर कार्य करने की शक्ति का विकास करती हैं और कहानी कथन जैसी विधियां विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता का विकास करती हैं। फिर हम कहेंगे कि अनुदेशनात्मक रणनीतियों के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। हम कह सकते हैं अनुदेशनात्मक रणनीतियां ज्ञानात्मक हो सकती हैं। ज्ञानात्मक अनुदेशनात्मक रणनीतियां वे रणनीतियां हैं जो ज्ञान आधारित होती हैं, जहां पर कि विद्यार्थियों को शिक्षक जानकारी प्रदान करते हैं चीज़ों के बारे में, और उनके लिए जो रणनीतियां होती हैं वो ज्ञान आधारित होती हैं, जैसे व्याख्यान विधि, कथन विधि, विवरण विधि इत्यादि। भावनात्मक रणनीतियां भावना आधारित होती हैं, जैसे ट्यूटोरियल विधि। मनोगत्यात्मक रणनीतियां मनोगत्यात्मक हैं, जो शारीरिक गतिविधियों में आधारित होती हैं, जैसे भूमिका निर्वाह विधि, नाटक विधि इत्यादि। सहयोगात्मक रणनीतियां ऐसी रणनीतियां हैं जो विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे परियोजना विधि है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है। ये जो मेथड्स हैं ये विद्यार्थियों को सहयोग में रहकर कार्य करने की बात करती हैं और विद्यार्थियों में समूह में रहने की शक्ति का विकास होता है। फिर प्रौद्योगिक संवर्धित रणनीतियाँ, यानी जो तकनीकी आधारित रणनीतियाँ हैं, जैसे हमारी अभिक्रमित अनुदेशन है या कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, ये हमारी तकनीकी आधारित रणनीतियाँ होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मुख्यतः जो अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ होती हैं इन्हें दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, एकतांत्रिक रणनीतियाँ और लोकतांत्रिक रणनीतियाँ। एकतांत्रिक रणनीतियाँ वे रणनीतियाँ हैं जो शिक्षक केंद्रित होती हैं, जहाँ पर कि शिक्षक केंद्र बिंदु होता है। कक्षा अंतःक्रिया के दौरान शिक्षक सक्रिय भूमिका में रहता है और विद्यार्थी निष्क्रिय रहकर पाठ्यवस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एकतांत्रिक रणनीतियों में आधारित शिक्षण विधियों में विद्यार्थी शिक्षक के कथनानुसार ही कल्पनाशीलता में रहकर पाठ्यवस्तु को ग्रहण करते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्हें शास्त्रीय शिक्षा पद्धति भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण रणनीतियों की। तो ये ऐसी रणनीतियां हैं जो समकालीन रणनीतियों से भी हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं कि इन रणनीतियों में कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, यानी कि विद्यार्थी को भी सहभागिता का पूर्ण अवसर मिलता है। केवल शिक्षक ही केंद्रीय भूमिका में नहीं रहते हैं। शिक्षक का स्थान यहाँ पर एक मार्गदर्शक का होता है। शिक्षक गौड़ भूमिका में रहकर अनुदेशन देता है। जो विद्यार्थी होते हैं वो भी सक्रिय रहकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, पाठ्यवस्तु को आत्मसात कर सकते हैं और विद्यार्थियों में सृजनशीलता और विश्लेषणात्मक शक्तियों का विकास होता है। जो मुख्य एकतांत्रिक रणनीतियां हैं हम कह सकते हैं व्याख्यान, प्रदर्शन, ट्यूटोरियल, पर्यवेक्षण, कथन, विवरण, चित्रण, अभिक्रमित अनुदेशन और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ये जो हैं एकतांत्रिक विधियां हैं। और प्रजातांत्रिक जो हैं समूह चर्चा, जैसा हमें इससे पता चल रहा है ना कि विद्यार्थी भी सक्रिय भूमिका में रह रहे हैं, तो समूह चर्चा है, प्रश्नोत्तर है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, समस्या समाधान मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, योजना विधि है, नाटक है, अभ्यास है और ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये जो मेथड्स हैं, इन मेथड्स में विद्यार्थियों को भी सहभागिता का पूर्ण अवसर मिलता है, इसलिए इन विधियों को प्रजातांत्रिक विधियाँ कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को तैयार करने के लिए जिन पुस्तकों की सहायता ली गई थी वो इस प्रकार है। आशा है कि आप सभी ने इसको अच्छे से आत्मसात किया होगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।